स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, ये स्टोर्ड प्रोसीजर का टॉपिक इससे पहले आप लोगों ने माइस्क्ल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक होने वाला है। सबसे पहली चीज कि हमारे पास ये स्टोर्ड प्रोसीजर होते क्या हैं, तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन मिल रही होगी जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। A stored procedure is a prepared collection of SQL statements and procedural logic that is compiled and stored directly within a database management system। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको वो कहता है कि आपके पास आपका जो स्टोर्ड प्रोसीजर है, वो टाइम आने का कोशिश किया करो, थोड़ा जल्दी निकला करो, आगे यहाँ जल्दी था। स्टोर्ड प्रोसीजर आपके पास कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है, यानी एक से ज्यादा एसक्यूएल की क्वेरीज आप कहाँ पे सेव करवा सकते हो, अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में सेव करवा सकते हो। या फिर किसी भी तरह की वो लॉजिक हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी लॉजिक हो सकती है, वो आपका कौन स्टोर करता है अपने पास, आपका प्रोसीजर स्टोर करता है। इतनी बात क्लियर है। और फिर आप उस स्टोर्ड प्रोसीजर को डायरेक्टली अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज करते हो। हम कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं? एसक्यूएल सर्वर का हम जो है यहाँ पर डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में और बताऊं तो स्टोर्ड प्रोसीजर आप तब यूज करोगे, लेट सपोज हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जिन क्वेरीज को हमें बार बार यूज करना पड़ता है। ऐसा ही है, कुछ ऐसी क्वेरीज होंगी, कुछ ऐसी ज्वाइंस की क्वेरीज होंगी, कुछ ऐसे फिल्टर्स के रिलेटेड क्वेरीज होंगी जो कि हमें बार बार यूज करनी पड़ती है। तो बार बार वो क्वेरीज लिखने से बेहतर है कि आप उन क्वेरीज को एक जगह में स्टोर करवा दो, और बार बार वो क्वेरीज लिखने के बजाय आप सिर्फ अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाओ, आपका काम हो जाएगा। ऐसी क्वेरीज जिनका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, यानी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आपकी एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो आप क्या करो, उसे स्टोर करवा दो, किसमें, प्रोसीजर में। और फिर आपको वो क्वेरीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवा। वेरिएबल इसे नहीं कहेंगे, ये फंक्शन की तरह जरूर काम करता है, आप इसको फंक्शन की तरह कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फंक्शन। फंक्शन इस्तेमाल किए जाते थे कोई भी स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए, और फंक्शन भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता था, उसमें आप वो कोड रख लेते थे जो कि आपको हर जगह में यूज करना है। फिर आप वो कोड हर जगह नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करवा लेते थे, आपका काम हो जाता था। तो स्टोर प्रोसीजर उसकी तरह काम करता है, लेकिन स्टोर प्रोसीजर फंक्शन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर फंक्शन का टॉपिक भी है, जो कि नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। आज हम स्टोर प्रोसीजर पे बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम क्या क्या यहाँ पे परफॉर्म करने लगे हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सिंपल सा स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले? स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने वाले। सबसे पहला स्टेप है कि स्टोर्ड प्रोसीजर बनेगा किस तरह। अब स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने से पहले हमारे पास डेटाबेस होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ टेबल होना चाहिए, टेबल में कुछ डेटा होना चाहिए, तभी मैं स्टोर्ड प्रोसीजर यूज कर सकता हूँ ना, तभी मैं क्यूरीज लगा सकता हूँ। वो क्यूरीज ज्वाइन की क्यूरीज हो सकती है, वो कोई भी क्यूरी हो सकती है। ये स्टोर्ड प्रोसीजर ज्यादातर कहां पर यूज होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, या फिर किसी बड़े ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पर आपके पास क्यूरीज एक लाइन की नहीं होती, दो लाइन की नहीं होती, बल्कि 10-10, 15-15 लाइंस की क्यूरीज होती। ज्वाइन दो टेबल्स के बीच में नहीं लगता, बल्कि 10-10 टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगा होगा। वो क्यूरी कितनी मुश्किल होगी, और उन क्यूरीज की बार बार जरूरत पड़ती रहती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो बार बार लिखने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं, अपनी तमाम क्यूरीज को स्टोर्ड प्रोसीजर में रख देते हैं, और बार बार लिखने से बेहतर वो क्या करते हैं, अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करवाते रहते हैं। इतनी बात समझ आ गई कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर को क्यों यूज करते हैं। अब स्टोर्ड प्रोसीजर की आपके पास दो टाइप्स है, वो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। इसके अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स की, जो कि आपको आपका एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। और जो दूसरी टाइप है वो आपके पास कहलाती है यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स।
मैंने यहाँ पे इनके नाम लिख दिए। कितनी टाइप्स बताई? दो टाइप्स बताई। एक आपके पास कहलाती है सिस्टम और एक आपके पास कहलाती है यूजर। सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपको एसक्यूएल सर्वर की तरफ से बने बनाए मिल जाते हैं। यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स वो होंगे जो आप बनाओगे, खुद बनाओगे, वो होंगे यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड कैसे बनते हैं उस पर तो हम बात करेंगे। सिस्टम डिफाइंड पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पर मौजूद होते हैं। तो उसके लिए मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर ओपन है। आपने अपनी डेटाबेसिस के सेक्शन पे आना है, लेकिन फिलहाल मैंने तो कोई डेटाबेस नहीं बनाई। तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि फिलहाल हम अपने डेटाबेसिस के सेक्शन को क्लोज करते हैं। मैं किसी और डेटाबेस के अंदर जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। आप न्यू क्यूरीज पे क्लिक करो और न्यू क्यूरी पे क्लिक करने के बाद आप यहां से अपनी एक डेटाबेस बना लो। मैं एक डेटाबेस बना लेता हूं जिसको मैं नाम दे दूंगा यहां पर स्टोर्ड डीबी। क्या नाम दे दिया मैंने उसे? स्टोर्ड डीबी। काफी। उसके बाद आप इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटाबेस आपकी बन चुकी है। ठीक। लेकिन करंटली हमारे एसक्यूएल सर्वर में जो डेटाबेस इन यूज आ रही है वो आ रही है हमारी मास्टर डेटा। ऐसा ही है। हमें यहाँ पर कौन सी डेटाबेस को यूज करना है? हमारी डेटाबेस तो भाई सिंपल है, उसकी कमांड ऑलरेडी आपको काफी बार बताई है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे स्टोर डीबी और उससे पहले आप एक कीवर्ड यूज कर लेंगे जो कि है यूज का कीवर्ड, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर। अब हमारी कौन सी डेटाबेस यूज में आ चुकी है? अगर मैं अपनी डेटाबेसिस के सेक्शन को ओपन करता हूं तो यहां पर आपको आपकी डेटाबेस मिल रही है स्टोर डीबी के नाम से? नहीं मिल रही। आप क्या करें? आप डेटाबेसिस पे राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहां पर आपकी जो डेटाबेस है वो मिल जाएगी स्टोर डीबी के नाम से, जो कि ये रही। इसे मैं ओपन करूंगा तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे टेबल्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे फोल्डर आ जाएंगे। टेबल्स के फोल्डर में आते हैं तो टेबल्स के फोल्डर में कोई टेबल अभी तक मैंने बनाया नहीं, तो कोई भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा। स्टोर्ड प्रोसीजर आपको मिलते हैं प्रोग्रामेबिलिटी के टेबल के अंदर, यानी फोल्डर के अंदर। आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर आपको पहला ही फोल्डर मिल जाएगा स्टोर्ड प्रोसीजर्स के नाम से। फंक्शंस क्या होते हैं उस पर भी हमने बात नहीं की, वो मैं जब करूंगा तो उस पर बात करेंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर को जब हम ओपन करते हैं तो यहां पर एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जो कि मैंने आपको एक टाइप बताई कि स्टोर्ड प्रोसीजर दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप बनाते हो यानी यूजर डिफाइंड, एक वो जो सिस्टम डिफाइंड है। सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स में से मैं दो तीन आपको यूज भी करके दिखा दूं। ठीक है। अगर मैं यहां पर अपने सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास, अगर आप देखें साइड से स्क्रॉल को अगर आप सिर्फ नोटिस करें, बहुत सारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। आप यहाँ पे गिन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे हैं। देखो मैं साइड से स्क्रॉल कर रहा हूं इसे, बहुत सारे यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स मौजूद है। और ये सारे सिस्टम के बने बनाए स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, और हर स्टोर्ड प्रोसीजर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। हर स्टोर्ड प्रोसीजर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। जिसमें से मैं दो तीन आप लोगों को करके भी दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टोर प्रोसीजर का क्या मकसद होता है। फिलहाल आप यहां पे अगर नोटिस करेंगे, हर स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से पहले क्या लगा हुआ है? एसपी 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 एसपी। तो आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स के लिए एक प्रीफिक्स यूज कर रहा है, जिस प्रीफिक्स का क्या नाम है? एसपी। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में तो पता होगा, सफिक्स जो बाद में आता है, प्रीफिक्स जो पहले आता है। तो एसपी हमेशा आपको हर सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, जब हम अपना स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहे होंगे, यानी यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर जब बना रहे होंगे, तो आपकी मर्जी है। तो जरूरी नहीं है कि आप शुरू में एसपी लगाएं। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लगाएं। गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जो भी अपने, लेट सपोज मैं एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना रहा हूं, उसका नाम मैं रख रहा हूं एबीसी, तो बेहतर ये है कि मैं शुरू में एसपी लगा दूं, ताकि पता चले कि ये एबीसी बेसिकली क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। एसपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर। कितनी बात क्लियर है? सही है। अच्छा।
बैक आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे, और ये जो हमने डेटाबेस बनाई जिसे हमने यहाँ पर यूज भी किया, इसके साथ हम कमेंट्स लगा लेते हैं। पहला कमेंट में लगा लूंगा क्रिएट डेटाबेस, दूसरा कमेंट में लगा लूंगा यूज डेटाबेस, तीसरा कमेंट में लगा लूंगा क्रिएट टेबल। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर, और उस टेबल को मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा। आप किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल बना लेता हूँ। और बेहतर ये है कि आप हर टेबल के साथ टीबीएल यूज कर लिया करें, ना यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टीबीएल लगा लेने से ये पता चल जाता है कि ये बेसिकली क्या है, एक टेबल है। तो जो गुड प्रैक्टिस है आप उसी पे चला करें। उसके बाद यहाँ पर हम अपने टेबल के कुछ कॉलम्स बना लेंगे। पहला कॉलम यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा एम्प्लॉय आईडी का इंटीजर, साथ ही साथ उस पर हम क्या लगा लेंगे, प्राइमरी की। क्या लगा लिया, प्राइमरी की। और एम्प्लॉय आईडी अगर आप खुद से नहीं देना चाहते तो आप इस पे साथ ही साथ क्या लगा लें, आइडेंटिटी भी लगा लें, ताकि आपके पास आपकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। ठीक है, इसके फौरन बाद आपने एक और कॉलम बनाना है, तो आप कॉमा लगाएं, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और यहाँ पे अपने अगले कॉलम का नाम दे देंगे, जो कि मैंने क्या दे दिया, एम्प्लॉय का नाम। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में आप लोगों को वारचार और एन वारचार के बारे में भी फर्क बताया था। एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दूं, वारचार और एन वारचार दोनों ही कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज को सेव करते हैं अपने अंदर। लेकिन वारचार सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेहतर है, जबकि एन वारचार मल्टीपल लैंग्वेजेस का डाटा भी स्टोर कर सकता है। ये कोई टाइम आने का, अभी बैठो, जल्दी बैठो। एन वारचार के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टेड होती हैं। और अगर वारचार टाइप के वेरिएबल के अंदर या कॉलम के अंदर आप, अब्दुल क्या कर रहे हो, ये नहीं किया, कुछ नहीं है। अगर आप वारचार टाइप के वेरिएबल में टाइप के अंदर वारचार टाइप के कॉलम के अंदर अगर आप कोई डाटा सेव करवाते हैं, जैसे कि मैंने एबीसी सेव करवा दिया, तो हर करेक्टर के बदले में वारचार कितनी स्पेस लेता है, 1 बिट की लेता है। लेकिन अगर एन वारचार टाइप के कॉलम में मैं कुछ डाटा स्टोर करवाता हूं, जैसे मैंने अगर वहां पे स्टोर करवाया XYZ, तो हर करेक्टर के बदले में कितनी स्पेस लेगा, 2 बिट की स्पेस लेगा। जस्ट ये मेन डिफरेंसेस हैं वारचार और एन वारचार में। आपकी मर्जी है, आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखोगे कि आपने कौन सा यूज करना है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एम्प्लॉय नेम। उसके फौरन बाद आप यहाँ पे स्पेस देंगे, और स्पेस देकर आप यहाँ पर अपनी टाइप बताने वाले हैं। क्या होगी अब्दुल रहमान, पीसी नहीं चल रहा, ये वाला चल रहा है, सामने सामने कोई चल रहा है। आ जाओ इधर, आ जाओ, आज यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इधर सामने आ जाओ। चल रहा है इसका, 3 शेयर हो रही है। क्या कर रहे हो, बंद क्यों कर रहे हो, साथ वाले सिस्टम पे चला लो। वहाँ बैठ, अब तुम्हारी आवाज ना है, खामोशी से टॉपिक समझो, क्लास डिस्टर्ब होती है इस तरह। अच्छा, यहाँ पर हमने अपना सेकंड कॉलम एम्प्लॉय नेम का बनाया है, इसको हम टाइप दे देंगे वारचार, और वारचार के अंदर हम कुछ लेंथ डिफाइन कर देंगे। मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पर 100। साथ ही साथ कंस्ट्रेंट्स भी यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया नॉट नल का कंस्ट्रेंट। यूनिक यहाँ पर इसलिए नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि हो सकता है कि सेम नाम के भी एम्प्लॉयज हों। यूनिक कर लेंगे तो फिर मेरी कंपनी में असद नाम का एक ही बंदा होगा, 2 असद क्या नहीं आ सकते, या दूसरे असद का दिल नहीं है काम करने में, है ना। तो आप एम्प्लॉय नेम को कभी भी यूनिक नहीं रखते। आप यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जो कि होगा एम्प्लॉय ईमेल का। उसको भी टाइप आप यहाँ पे वारचार देंगे, लेंथ आप यहाँ पे 100 या 150 दे दीजिएगा। कंस्ट्रेंट नॉट नल भी लगाइएगा और यूनिक भी लगाइएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय की ईमेल यूनिक होगी। फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे, एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लें एम्प्लॉय एज का।
इसको आप टाइप दे दें इंटीजर, और साथ ही साथ इसको आप कह दें नॉट नल। और हर एम्प्लॉय की जो एज है वो 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम कौन सा कंस्ट्रेंट लगा लेंगे, चेक का कंस्ट्रेंट लगा देंगे। और चेक के कंस्ट्रेंट्स में मैं कह दूंगा कि जो एम्प्लॉय की एज है वो बड़ी हो या बराबर हो 18 के। ठीक है, बड़ी हो या बराबर हो 18 के। ये लाइन आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करनी है। एरर आ रहा है, जल्दी बताओ क्यों आ रहा है एरर। कॉमा नहीं लगाया आपने प्रीवियस कॉलम पे, तो आप वहां पे कॉमा लगाएंगे, अगेन आएंगे यहाँ पर, और आप अपना एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लें जो कि होगा एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन या फिर डिपार्टमेंट। आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसको आप टाइप दे देंगे यहाँ पर वारचार, और वारचार के अंदर इसको भी मैं लेंथ दे दूंगा 100, और साथ ही साथ यहाँ पे हम इसको कह देंगे नॉट नल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एक और कॉलम बनाएंगे एम्प्लॉय सैलरी का, जिसको हम टाइप देंगे डेसिमल, और डेसिमल के अंदर मैं यहाँ पे बता दूंगा 10 कॉमा। ठीक है, इसमें हमारा काम हो जाता है। अगर आपके पास ज्यादा सैलरीज वाला डाटा है तो फिर आप यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम क्या लगा लेंगे, नॉट नल लगा देंगे। प्रीवियस कॉलम पे कॉमा नहीं लगाया, इस वजह से एरर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉमा लगा लें। इसके बाद यहाँ पर आप एंटर करेंगे, एक और कॉलम बना लें एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर के नाम से। ठीक है, और उसे आप यहाँ पे टाइप दे देंगे वारचार। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमेशा याद रखिएगा इंटीजर को यूज मत कीजिएगा, इंटीजर का जो साइज है वो फिक्स होता है, और फोन नंबर के अंदर जो डिजिट्स आ रहे होते हैं, कभी कभी होता यह है कि वो डिजिट्स इंटीजर के साइज से एक्सीड कर जाते हैं। तो इंटीजर कभी भी कॉन्टैक्ट नंबर को हैंडल नहीं कर पाता। आपने हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कौन सी टाइप यूज करनी है, वारचार यूज करनी है। ठीक है, वारचार के अंदर आप लेंथ फिक्स कर सकते हैं, यानी 11, या फिर आप यहाँ पे 20 कर दें। आपकी मर्जी है, आप अपने मुताबिक इसको देखेंगे जो रिक्वायरमेंट आपको कहती है। ठीक है, उसके बाद इस पे हम क्या लगा लेंगे, नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा लेंगे। प्रीवियस कॉलम पे कॉमा नहीं लगाया, और यहाँ पर आकर हम इस पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा लेंगे, नॉट। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय का स्टेटस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय का स्टेटस। स्टेटस को यहाँ पे हम अगेन टाइप देंगे वारचार, वारचार के अंदर हम कुछ लेंथ डिफाइन करेंगे जो कि हमारे पास कितनी होगी, 100। इसी के साथ हम इसको बोलेंगे नॉट नल, और इसी के साथ कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या चला जाए, एक्टिव। ठीक है, अब फाइनली हमारा ये टेबल बन चुका है। इस कंप्लीट टेबल को आपने करना ये है, इस क्वेरी को कंप्लीट सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एग्जीक्यूट के इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप अपने डेटाबेस पे जैसे ही आएंगे, टेबल्स के सेक्शन को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर अगर टेबल ना मिले तो आप एक दफा रिफ्रेश कर लीजिएगा। मिल गया आपको यहाँ पर आपका टेबल टीबीएल एम्प्लॉइज। अब अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करके देखना चाहता हूं तो हमारे पास कमांड क्या है, वो ऑलरेडी आप लोगों को बताई जा चुकी है। आप सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट का कीवर्ड, फिर आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है उस टेबल से, अब वो बताएंगे। अब अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, स्टैरिक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करनी है तो आप उस कॉलम का नाम बता देंगे। स्टैरिक फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करनी है, उस टेबल का नाम बता देंगे। टेबल का नाम क्या है, टीबीएल एम्प्लॉयज। इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास हमारा टेबल यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। लेकिन इस टेबल में कोई डाटा मौजूद नहीं, तो जवाब सीधे होके बैठो, एक्टिव हो जाओ। टेक लगाओगे तो नींद आएगी इस तरह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अब इस टेबल के अंदर चैलेंज ये है कि डाटा इंसर्ट करना है। आराम सुकून से इसके अंदर कोई 10-15 रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। आपने इंसर्ट की क्यूरी कैसे लिखनी है, सबसे पहले तो हम एक कमेंट लगा लेते हैं इंसर्ट कमांड, और अब हम लिखते हैं अपनी इंसर्ट की क्यूरी। तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और अपने टेबल का यहाँ पर आप नाम दे देंगे टीबीएल एम्प्लॉयज। उसके बाद कॉलम्स बताने की जरूरत नहीं है, आप बताना चाहें आप बता दें, नहीं बताना चाहते ना बताएं। ठीक है, मैं जी ये आ नहीं क्या कह रहे हो? हाँ, उसके लिए आपको फिर कॉलम्स बताने पड़ेंगे। एक काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपने कॉलम्स भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वो एक हमने डिफॉल्ट का कॉलम जो बनाया है वो फिर बाद में इशू करेगा।
अगर हम वहाँ वैल्यू नहीं देंगे या कोई भी मसला करेंगे वो इशू दे देगा। आप यहाँ पे सबसे पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी का बताएंगे, नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, उस पर हमने आइडेंटिटी लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेकंड कॉलम बताएंगे जो कि हमारा कौन सा है, नेम। फिर थर्ड कॉलम हमारा कौन सा है, ईमेल। फिर फोर्थ कॉलम हमारा कौन सा है, एज। देन हमारे पास कौन सा कॉलम आता है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद हमारे पास कौन सा कॉलम आता है, सैलरी। सैलरी के बाद कौन सा कॉलम आता है, कॉन्टेक्ट। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, स्टेटस। तो स्टेटस यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो ठीक है, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या चला जाता है। सही है, इतनी बात तो क्लियर है ना, डिफॉल्ट वाला काम किस तरीके से हो रहा है। तो आप इस तरह कॉलम्स वगैरह डिफाइन कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है। मैं यहाँ पर साथ में अपना आखिरी कॉलम डिफाइन कर देता हूँ जो कि मेरा क्या है, स्टेटस। ठीक है। अच्छा, अब कॉलम्स काफी ज्यादा है इसलिए क्यूरी काफी ज्यादा जो है आपके पास एक लाइन में एक्सीड कर गई। इसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे आके लिखना है वैल्यूज का कीवर्ड। और वैल्यूज के कीवर्ड के बाद एंटर करके आपको यहाँ पे अगेन राउंड ब्रैकेट्स। सबसे पहली वैल्यू जो आप यहाँ पे दोगे वो क्या है, एम्प्लॉय का नाम है। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे दूंगा, मैंने कह दिया जुहेब इमरान। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी क्या है, ईमेल है। ईमेल हम दे देते हैं zuhaib99@gmail.com। फिर हमारे पास क्या है, उसकी एज है। एज हम दे देते हैं 21। फिर उसकी डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन हम दे देते हैं उसकी एंड्रॉइड डेवलपर। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी सैलरी है, तो सैलरी हम दे देते हैं यहाँ पर कुछ ये। फिर हमारे पास क्या है, उसका कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट भी हमने वारचार में ही रखा था, तो सिंगल कोट्स लगाएंगे और सिंगल कोट्स में हम कोई कांटेक्ट नंबर दे देंगे। फिर हमारे पास क्या है, उसका स्टेटस है, तो स्टेटस में यहाँ पे खुद से भेज देता हूँ। खुद से भेज दिया एक्टिव, नहीं भेजता तो खुद से चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं। हमने टेबल जब बनाया था तो मैंने आपके सारे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए थे। इसके बाद आपने करना ये है कि आप यहाँ से ये कंप्लीट रॉ कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद इसको एक दफा दोबारा पेस्ट कर लीजिएगा। एक दफा नहीं, कुछ ज्यादा बार पेस्ट कर लीजिएगा, 5 से 6 दफा या फिर 7 दफा आप इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। क्या हुआ, पीछे करना है कि बस उस पीछे नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ सुने, डेटा अपडेट करना है तो मैं यहाँ से आके डेटा जो है उसे अपडेट कर लेता हूँ। सेकंड रिकॉर्ड जो है वो हम ऐड करते हैं लूका। लूका 11। एज हम इनकी कर देंगे 34। इनको हम बना देंगे पीएचपी डेवलपर। सैलरी इनकी हम रखेंगे 25,000। और फोन नंबर में एक डिजिट चेंज कर लेंगे और इनको हम कर देंगे इनएक्टिव। ठीक है, सही। एक्टिव ही है, इनएक्टिव ही है। एक्टिव बाय डिफॉल्ट, इनएक्टिव मैं खुद भेज रहा हूँ। फिर हम अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पर मोहम्मद हमजा का। और यहाँ पे भी हम चेंज करके कर लेंगे हमजा 22। एज हम अपडेट करके कर देंगे 20। यहाँ से हम चेंज करके कर देंगे उसे लारावेल। और सैलरी हम उसकी चेंज करके कर देंगे 130। फोन नंबर के अंदर भी एक डिजिट चेंज कर लेंगे, मैंने चेंज करके यहाँ पे कर दिया 2। और स्टेटस एक्टिव रहने दूंगा। एक और रिकॉर्ड है, इसे भी अपडेट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं दे दूंगा मोहम्मद अदनान, नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया आरिज। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मोहम्मद हसान। फिर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मोहम्मद अयान। ठीक है, मैंने क्या कर लिए, नाम वगैरह सारे ऐड कर लिए। और अब ईमेल चेंज कर लेते हैं जी। ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही जाएगा, क्योंकि मैंने कॉलम दिया हुआ है इस वजह से। ऊपर कॉलम में मैंने कॉलम डिफाइन कर दिया, इस वजह से मुझे देना भी पड़ेगा। नहीं दूंगा तो फिर मुझे एरर मिलेगा। यहाँ पर आते हैं, अपनी बाकी की ईमेल चेंज कर लेते हैं। 55 हसान की ईमेल चेंज कर लेते हैं।
भाई मैं डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से जो डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी भी एआई टूल को यूज करते हुए इंसर्ट की क्वेरी निकाल सकते हैं। लेकिन एआई टूल सिर्फ इन कामों के लिए रिकमेंडेड है, पूरे पूरे टॉपिक्स ना निकालें। कुछ समझ में ना आ रहा और बस एआई टूल को बोल दिया ये पूरी क्वेरी निकाल के दे दो, डाटा इंसर्ट करवाना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, आपको ऑलरेडी आता है इंसर्ट करना तो फिर आप बेशक यूज कर लें, लेकिन सही तरीके से यूज करें, ठीक है। एआई को यूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पे जो है अयान का डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, और बाकी इनकी एजेस अपडेट करनी है तो एज इनको हम दे देंगे 33, इनको हम कर देंगे 25, 4 इनको कर देंगे 26, इनको कर देंगे 29। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अच्छा इनकी डेजिग्नेशन बचती है तो इनको हम कर देंगे टीम लीड कर देते हैं, इनको हम कर देते हैं डॉटनेट, इसको हम कर देते हैं फ्लटर डेव, इसको हम कर लेते हैं फुल स्टैक, ठीक है। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, अपनी जो उनके डेजिग्नेशन हैं वो भी चेंज कर ली, सैलरीज अपडेट करनी है तो सैलरीज में मैं ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, बस कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं, और तो जो है चेंज करके कर लेते हैं कुछ, ठीक है। बाकी फोन नंबर के अंदर भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, डिजिट्स चेंज होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इनएक्टिव है, बाकी सारे एक्टिव। एक काम कर लेते हैं, कुछ और भी इनएक्टिव कर लेते हैं। अब हमारे पास हमारी इंसर्ट की क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ से सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास 7 रॉज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। मैं अगेन अगर अपने टेबल को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज। ये वो क्वेरी है जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे पूरे एसक्यूएल के अंदर, ऐसा ही है। तो बार बार इस क्वेरी को लिखने से बेहतर है कि आप इसे एक जगह में स्टोर करवा दें, और फिर बार बार आपको ये क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करवाएंगे इसे, ऐसा ही है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत छोटी सी क्वेरी है, ये तो लिख भी सकते हैं, उसको कहीं स्टोर करवाने की जरूरत क्या है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इन फ्यूचर ऐसी क्यूरी स्टोर नहीं होती, बल्कि ऐसी क्यूरीज आप स्टोर करवाते हैं जो कि 10 से 15 लाइन की क्यूरीज हों, या बहुत ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हों। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज तो हों ही, लेकिन साथ ही साथ उनका यूज भी बहुत ज्यादा होता हो, उन्हें आप कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, अपने प्रोसीजर में स्टोर करवाते हैं। मैं यहाँ पे अगर अपनी इस इंसर्ट सेलेक्ट की क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास मेरा डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने अपने डाटा को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। अब बात करते हैं कि एक बेसिक स्टोर्ड प्रोसीजर बनता किस तरीके से है। तो हम यहाँ पे एक कमेंट लगाएंगे, मैं लिखूंगा स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर आपने जब भी बनाना है सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट के बाद आप लगाएंगे स्पेस, फिर आप लिखेंगे प्रोसीजर, क्या लिखेंगे, प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर लिखते हैं या शॉर्ट में आप सिर्फ PROC तक लिखें, आपका काम चल जाए, ठीक है। ये आपकी मर्जी। इसके बाद आप स्पेस देंगे और इसके बाद आप देंगे अपने प्रोसीजर का नाम। अब मैं लेट सपोज ये प्रोसीजर बना रहा हूं और इस प्रोसीजर में मैं अपनी वो वाली क्यूरी सेव करवाऊंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज, क्योंकि वो मेरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्यूरी है। मैं चाहता हूं मैं बार बार वो क्यूरी ना लिखूं, बल्कि मैं उसे एक जगह स्टोर करवा दूं और सिर्फ कॉल करवाता रहूं, ऐसा ही है। वो जो मेरी क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज, जब भी मैं उसे रन करता हूं वो मुझे क्या बदले में देती है, सारे एम्प्लॉयज का डाटा। तो मैं अपने इस स्टोर प्रोसीजर का नाम रख लेता हूं गेट ऑल एम्प्लॉयज। क्या नाम दे दिया मैंने इसे, गेट ऑल। सिर्फ ये नाम नहीं देना, बल्कि आपने बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि शुरू में आप लगा लीजिएगा एसपी, और एसपी के साथ बीच में क्या लगाएंगे हम, अंडरस्कोर, ताकि पता चल जाए कि ये क्या है, बेसिकली एक अदद स्टोर्ड प्रोसीजर है।
नहीं बताते आपकी मर्जी, आप एसपी ना लिखें कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सही है। यहां तक लिखने के बाद आप एंटर करेंगे और यहां पे आप लगाएंगे एक कीवर्ड जो कि हमारा है एस का कीवर्ड। फिर आप एंटर करेंगे और आप यहां पे लगाएंगे अपना बिगिन का कीवर्ड और फिर आप यहां पे लगाएंगे एंड का कीवर्ड। ये आप कहेंगे बिगिन और एंड क्या है, तो बिगिन आपकी ऐसा समझे कि स्टार्टिंग है और जो एंड है वो आपकी एंडिंग करली ब्रैकेट है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आप कोई भी फंक्शन बनाते थे या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड बनाते थे, क्लासेस बनाते थे, तो क्या होता था उसके अंदर आपकी एक अदर स्टार्टिंग होती थी और एक अदर एंडिंग होती थी। तो ये जो बिगिन और एंड के कीवर्ड्स हैं ये बेसिक आपके वही है, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है। लेकिन एसक्यूएल में ब्रैकेट्स यूज नहीं होती, बिगिन और एंड यूज होता है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है, करली ब्रैकेट्स लगा दें। ठीक है। तो आप यहां से इन्हें हटा दें। अब आ जाए बिगिन और एंड में। अब बिगिन और एंड के बीच में वो क्यूरी आती है जो आपने स्टोर करवानी। तो मैं लिख लेता हूं भाई इसके बीच में अपनी क्यूरी जो कि क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। ठीक है। इस क्वेरी को आप यहां से कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती। अगर मैं यहां पर अपने प्रोग्रामेबिलिटी के फोल्डर में आऊं और स्टोर्ड प्रोसीजर के फोल्डर में आऊं, सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे ओपन है, इनको हम यहां से कर देंगे क्लोज। यहाँ पे क्या आपको आपका कोई स्टोर्ड प्रोसीजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप यहां से क्या कर लें, अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को एक दफा रिफ्रेश कर लें। यहां पर आपको आपका प्रोसीजर मिल रहा है, SP_get all employees। आ गया? आ तो गया, प्रोसीजर तो बन गया, लेकिन अब ये प्रोसीजर कॉल किस तरह होगा? ठीक है। प्रोसीजर आपके पास कॉल किस तरीके से होता है उस पर बात कर ले। आपने जब भी स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करवाना है, वो कभी भी सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ कॉल नहीं होता, बल्कि स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करवाने के लिए आपके पास एक कीवर्ड आता है जो कि हमारे पास कौन सा कीवर्ड है? एग्जीक्यूट। कौन सा कीवर्ड है? अब आप पूरा एग्जीक्यूट लिखें या सिर्फ EXEC तक लिखें, आपका काम चल जाएगा। स्पेस। जी, क्या कह रहे हो? शॉर्ट फॉर्म चल, मैंने भी प्रोसीजर की शॉर्ट फॉर्म लगा के प्रोसीजर बनाया नहीं है क्या? बन जाएगा, टेंशन नहीं। उसके बाद आप देंगे अपने प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम यहां पर मैं लिख लेता हूं SP_get all employees। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? गेट ऑल एम्प्लॉयज। बस। और आप यहां पे इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सारा डाटा आ गया। मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज नहीं चलाया, बल्कि अपना प्रोसीजर चला दिया और प्रोसीजर के अंदर जो क्यूरी सेव थी वो चल गई। अभी तो ये बड़ी छोटी सी क्यूरी थी। अगर हाँ तो आप 5-6 यहाँ पे सेव करवा दें, कोई इशू वाली बात नहीं। जी, इस बैच में ट्रांसफर करेंगे। एसक्यूएल की यहाँ पर 7 सेशन 8 है, थर्ड सेमेस्टर है। तो इन्होंने पढ़ा हुआ है एसक्यूएल पहले? मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर एसक्यूएल की 8 क्लासेस होगी, इन्हें 8 क्लासेस कौन रिवाइज करवाएगा? चलिए मेरे पास नहीं, नहीं मेरे पास है, मैं अच्छा तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि मेरे पास मेरा जो स्टोर्ड प्रोसीजर था वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। ये था हमारा एक बेसिक स्टोर्ड प्रोसीजर। और स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में हमें पता चल गया कि भाई स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बनता है, और एक बेसिक स्टोर्ड प्रोसीजर हमने बनाकर भी देख लिया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि स्टोर्ड प्रोसीजर आपके पास किस तरीके से बनता है, स्टोर्ड प्रोसीजर का हमारे पास बेसिक पर्पस क्या है? इतनी बात क्लियर है? अच्छा मैं आपसे ना क्लास के एंड पे बात करता हूँ, ठीक है? अभी आप कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है? सिस्टम ऑन कर लें। अभी नहीं चल रहा हो, अभी वहीं से यहाँ आए हो।
काम करो तो मुझे स्टार्ट करो, बेहतर है। आगे आगे। ऑनलाइन क्लास में जो भी है, 5 मिनट बाद जब ये क्लास एंड होगी तो मैं एक और लिंक शेयर करूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा भाई, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए। एक और स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं और उसके अंदर कुछ अलग क्यूरी सेव करवाते हैं। सिंपल है, आप अगेन आएंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद आपके प्रोसीजर का नाम आ जाएगा। प्रोसीजर का नाम मैं लिख लेता हूँ, SP_get ऑल एम्प्लॉयज टू। क्या नाम दे दिया मैंने उसे? गेट ऑल एम्प्लॉयज टू। पहला वाला ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम मैंने गेट ऑल एम्प्लॉयज रखा था, तो मैं अगेन सेम नाम का स्टोर प्रोसीजर नहीं बना सकता, मसला होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि सेम नाम के दो स्टोर प्रोसीजर कभी भी आप नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम बदल के क्या कर दिया, टू कर दिया। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एस का कीवर्ड लिखेंगे, बिगिन का कीवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पर आप अगेन कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, एंड का कीवर्ड लगा लेंगे। और ये जो हमारे पास क्यूरी मैंने यहां सेव करवाई थी, जो कि मेरे पास कौन सी क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉयज, मैं यहां पर सेपरेट क्यूरी अलग से बना लूंगा। वो वाली क्यूरी हमें सारा डाटा ला कर देती, मैं सिर्फ कुछ दो कॉलम्स फैच करवाने की एक क्यूरी बनाऊंगा, जो कि मेरे पास क्या है, आप लिखेंगे सेलेक्ट। मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, मैं लिखूंगा मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय की ईमेल चाहिए है, और मुझे एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन चाहिए। क्या चाहिए, कहां से चाहिए जी? अच्छा, मैंने इससे क्या कहा, मुझे तीन कॉलम्स चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए, मैं उसको कहां पे लिखूंगा, अपने फ्रॉम के कीवर्ड के बाद लिखूंगा। और ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसे आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बन गया आपके पास स्टोर प्रोसीजर। अगर यहां पर आपने लेफ्ट साइड पैनल पे देखें तो यहां पर आपको नहीं दिख रहा, तो आप यहां पर रिफ्रेश कर लें एक दफा अपने स्टोर प्रोसीजर्स को, तो यहां पर आपको शो हो जाए। अब अगर इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है तो सेम तरीका है, आप लिखेंगे एग्जीक्यूट, और उसके बाद आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम आ जाएगा, जो कि क्या है, गेट ऑल एम्प्लॉयज टू। क्या है, गेट ऑल एम्प्लॉयज टू। इसे आप यहां से, अच्छा एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसे ठीक कर लें, और इसे अभी हम यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो डाटा आ गया। तो स्टोर प्रोसीजर का बेसिक मकसद क्या है, वो क्वेरीज जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं उन्हें एक जगह पे स्टोर कर लिया जाए, और बार बार लिखने के बजाय आप जस्ट अपने उसे कॉल करवाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये थे बेसिक स्टोर प्रोसीजर। अब हम बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। क्या बनाएंगे, स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स। तो मैं नोट पैड भी अपडेट कर लेता हूँ जी, जल्दी आज। ठीक है, अब पैरामीटर्स के साथ किस तरीके से स्टोर प्रोसीजर बनाया जाता है, उसके लिए आप आएंगे अपने एसक्यूएल सर्वर पर, और एसक्यूएल सर्वर पर आने के बाद अब हमें आईडी वाइज डाटा फैच करवाना है। मैं चाहता हूं कि मैं किसी स्पेसिफिक यूजर का अगर डाटा देखना चाहूं तो मैं देख सकूं, तो उसकी हम क्या क्वेरी लिखते थे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू जो आईडी हमें देखनी है, हम वो आईडी साथ में क्या करते थे, बता देते थे। क्या कह रही? अब मैं वही तो बता रहा हूं, अभी मैं एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा जो कि आईडी वाइज डाटा फैच करवाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपने यहां पर आकर लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद आप यहां पे अपने प्रोसीजर का नाम दे देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे SP_, उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे, बातें कौन कर रहा है, क्या बात है? ये लूका बातें कर रहा है बीच बीच में, कुछ ना कुछ साइड वाले को बोल रहा है। खामोश हो जाओ भाई, खामोशी से जरा लेक्चर सुन लो। ये बातें कर ठीक। अब यहाँ पे सुन लो भाई, मैंने यहाँ क्या लिखा, SP_, और उसके बाद आ जाएगा मेरे
स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम मैं लिख लूंगा फेच एम्प्लॉय बाय आईडी। क्या लिख दिया मैंने? फेच एम्प्लॉय बाय आईडी। एंटर करेंगे। अब यहां पर बनाना है मुझे एक पैरामीटर। क्या बनाना है? पैरामीटर। मैं यहां पे लिखता हूं @id इंटीजर। फिर एंटर करेंगे। एस का कीवर्ड, बिगिन का कीवर्ड, एंड का कीवर्ड। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके पास आपका पैरामीटर है। पैरामीटर बेसिकली आपके पास वेरिएबल ही होता है जो कि आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे कोई वैल्यू दोगे। एक ऐसा बंदा है जो कि मुझ पर डिपेंडेंट है।